It is quiz session on Dowry Prohibition Act. We have already discussed, already solved 20 questions on this act. ठीक है, हम लोग पहले इस अधिनियम के 20 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, उनका उत्तर आप जान चुके हैं, हल कर चुके हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन संख्या 21 से 50 तक का उत्तर देखते हैं 10-10 के स्लॉट में, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। ओके, तो चलिए आप तैयार हो जाइए और इसका उत्तर दीजिए। हिंदी में पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हिंदी में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, विजिबल है? जी सर, क्लियर है। ओके जी सर, डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग, डी होगा सर। ओके, आप देखिए, मुझे नहीं देखना है, आप लोग 21 का डी लिख लीजिए। अगर जिसका डी है तो डी लिख लीजिए। क्विज सेशन में नहीं कराएंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, देन इसके बाद जो गलत होगा उस पर चर्चा होगी, जो बेरक्स है उसको आपको मिलाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, क्विज सेशन का मतलब है कि इसमें सामूहिक होकर के हम लोग प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस और जो हम नए क्वेश्चंस बनाएंगे उसको खूब चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाए। अब जो लोग प्री के बैच में एडमिशन लिए हैं उनको ये क्विज सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे जो लोग एमपीए डीपीओ के प्री बैच में एडमिशन ले रहे हैं, जबकि जब एडमिशन लिया गया तो क्विज सेशन की चर्चा नहीं थी, लेकिन वो क्विज सेशन चलाया जाएगा तो भी आपको फ्री मिलेगा। क्यों मिलेगा फ्री? क्योंकि हम आपको प्री में सिलेक्शन देने के लिए ही एमपीए डीपीओ या बिहार एपीओ का जो माइनर एक्ट था उसमें एडमिशन लिए थे। माइनर एक्ट नहीं, जो प्री का बैच था। तो अगर उसके लिए हम कुछ और कोई सप्लीमेंट देते हैं तो उसका चार्ज आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो केवल क्विज ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। एक्चुअली हम ये क्विज का एक सेशन ऐसा चलाना चाह रहे हैं कि जो 12 महीने चले, हमेशा वो चलता रहे। फीस उसकी बहुत कम रखी जाएगी मंथली, और हमेशा चलता रहेगा। तो जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट अपने होंगे उनका तो ऐसे ही रहेगा। जो लोग दूसरे कंपोनेंट में एडमिशन लेंगे उस कंपोनेंट का फ्री किया जाएगा, लेकिन रेस्ट का उनको पे करना होगा। अदरवाइज जो कुछ नहीं करना चाह रहा है, अगर उसमें एडमिशन लेना चाहे तो उसको छोटा सा एक इंस्टॉलमेंट होगी या एक मंथली चार्ज होगा, उस पर आप उसमें ज्वाइन करता रहे करें। जिससे कि बहुत से ऐसे लोग हैं वैकेंसी नहीं आने के रिदम से बाहर हो जाते हैं, तो आप भी उस रिदम में रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और पर डे हम लोग 25 क्वेश्चंस उस ग्रुप में सॉल्व करेंगे, डिफरेंट लॉज के जो कंपोनेंट वहां पे तय किए गए। ओके, नाउ कम ऑन। आज हम लोग देखें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। मान के चल रहे हैं कि 7:15 से हमने क्लास शुरू की। अच्छा, क्या इसके अंग्रेजी वर्जन को भी दिखा दे? इसका इंग्लिश किसी को चाहिए? ये देख लीजिए, ओके ओवर करें? जी सर। चलिए, इसका 22 देख लीजिए इंग्लिश में, देन हम हिंदी में कर देंगे। The punishment mentioned in section 3 of the Dowry Prohibition Act for giving or taking or abetting dowry is कितना है? Imprisonment which shall not be less than 5 years and fine up to 15,000 rupees or dowry amount whichever is higher. Imprisonment which shall not be less than 7 years and fine. Imprisonment which shall not be less than 3 years and 15,000 rupees. Imprisonment which shall not be less than 10 years and fine. 10 years and fine, not even 5 years. ए सर ए आप अपना ए अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ओके, जिसके पास जो आंसर हो लिख लीजिए। ठीक है, और ये मानकर चलिए कि आपका सही होना चाहिए, यानी जैसे एग्जाम हॉल में आप जो फील करते हो वैसा फील करिए।
ताकि गलत होने पर भी आपको एक झटका लगे और आप फिर बैठ से जब देखें तो वो याद हो जाए आपको। ओके, हिंदी में दिखा दें। देखिए कल की तुलना में हम लोग थोड़ा फास्ट हो गए। अब ये दहेज देने या लेने या उसके दुष्प्रेरण के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित दंड है 5 वर्ष से कम नहीं 15,000 रुपए, 7 वर्ष से कम नहीं और जुर्माना, 3 वर्ष से कम नहीं और 15,000 रुपए, 10 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना। बताइए डी होगा सर। कौन सा डी? सर ए। अभी क्यों बोला डी? मैं उससे पूछ रहा हूं। ठीक है, जो भी आपने बोला आप उसको लिख लीजिए। अब चल रहे हैं 23 पे। दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम 1967 की धारा 4 में पहली बात तो यह है कि यहां से आपको एक चीज ये भी याद कर लेनी है। ठीक है, एक चीज आपको ये भी याद करनी है कि ये धारा 4 है। ठीक है, और किसके लिए है? दहेज मांगने के लिए है। देखिए जैसे हम लोग सुबह से यही प्रयास किए हैं कि कैसे जो कलर चूज किया जाए वही चले, तो फास्ट चलाना है, तुरंत चला देने पे होगा। ठीक, हाँ। तो इसमें आपको देखिए इसी क्वेश्चन में कुछ बातें पढ़ने को भी मिल जाती है। दहेज मांगने के लिए दंड कहाँ है? धारा 4। ये देखना है, क्वेश्चन से भी कुछ नॉलेज मिल जाता है। ओके, एग्जाम में भी जो पेपर होते हैं उस पेपर से भी किसी एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जी सर। It is competition. From everywhere you have to suck the energy. कहीं से भी जहां से भी मिल सके ऊर्जा आपको खींचनी है। दहेज मांगना धारा 4 में। अब दंड कितना यहाँ देख ले रहे हैं आप? जानिए, आगे चले, आगे चले। जी सर, जी सर। होगा, सी होगा, डी होगा, हम तो चारों दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से बताइए। ओके, आगे चले। जी सर। विज्ञापन पर पाबंदी के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा 4 कौन में उल्लिखित है? यही बात, ठीक सेम वही बात आ रही है। आप ये देखिए, ठीक है, सेक्शन 4A और क्या है? विज्ञापन पर पाबंदी के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है, इसी क्वेश्चन से चीजें निकल के आ रही हैं। हाँ चलिए, और एक बात ये भी जानिए कि अभी भले पढ़ा दे रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए। तो अभी जो याद कर लेंगे तो तब तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, जो नोट्स आप बना रहे होंगे छोटे मोटे वो बहुत यूजफुल होंगे। वो जो भी नोट्स आप पीछे के बनाए होंगे, आप जब उसको पढ़ने बैठते होंगे तो आपको पूरी क्लास याद आ जाती होगी, है ना ऐसा? जी सर। सर हाँ, पूरी क्लास याद आती है अगर आप सही से नोट्स बनाए हैं। और नोट्स सही का मतलब कुछ नहीं होता, उसको लाल हरी पेन से नहीं, आप अपने जैसे ही कुछ सुना आपने उसको लिख दिया, तो जब उसको देखते हैं तो वो पूरी घटना याद आने लगती है। हाँ। किसी को इंग्लिश में वर्जन की जरूरत हो तो बोल देगा, मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, The penalty mentioned in section 4 for asking for dowry, देख लीजिएगा। अभी ये सब सेट करवाते ही हम में ही लेट हुआ है, स्टाफ अभी गया है। तो आपके लिए आप जितना नहीं कर रहे होंगे उसका कम से कम 5 गुना हम करते हैं कि किससे ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाए। ओके, अगली बार से पूरा सेट मिलेगा आपको, हर चीज परफेक्ट मिलेगी। ये क्वेश्चन देख लिया आपने। देन क्वेश्चन नंबर 24, द पनिशमेंट रिफर्ड टू सेक्शन 4A फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सर डी।
D. Not less than 6 months but imprisonment up to 5 years or fine of up to 15,000. Oh, हाँ ठीक है, okay, ठीक है. Now question number 25. According to section 6 of the Dowry Prohibition Act 1961, punishment can be given for non-return of dowry property to the wife or his heirs. अब आपको ये देखना है कि ये पनिशमेंट कहाँ है. This punishment is in section 6. For what? Non-return of property to wife. तो आपको दो बातें पता चल गई. एक तो सेक्शन 6 में क्या है, प्रॉपर्टी हैज टू बी रिटर्न टू वाइफ और हिज heirs और हर heirs, है ना. दहेज संपत्ति वधु या उसके उत्तराधिकारियों को लौटानी है. एक बात आप जान रहे हैं. और न लौटाने पर दंड है. इतना है. तो यहां तो मैंने केवल सेक्शन 6 लिखा है. अगर सेक्शन 6 के कोई सब सेक्शन होगा तो उसको याद करिएगा कि पनिशमेंट सब सेक्शन 1 में है या 2 में है, ये भी देखना होगा. ठीक है. म्यूट करिए, हमेशा आवाज आ रही है. रूपा जी सर. हाँ, आज तो आपकी आवाज आ रही है. ठीक है, तो म्यूट कर लिया करिए बोलने के बाद. और मैं भले कह रहा हूं कि क्लास प्री के लिए है, लेकिन यही क्लास मेंस के लिए भी है. बहुत काम आएगी ये क्लास, क्योंकि इससे सारे प्रोविजन आपको धीरे याद हो जाएंगे. प्री में क्या है, चुनना है, और मेंस में क्या है, उसी को अपने शब्दों में पिरो के लिखना है. याद होगा तब तो. फिर भी बिहार एपीओ मेंस के लिए जब पढ़ाया जाएगा तो जो लोग माइनर एक्ट में बिहार एपीओ के एडमिशन लिए हैं उनको फिर से अलाउ किया जाएगा. सर तो उसमें लिखवाएंगे भी ना? क्या सर उसमें कुछ नोट भी तो करवाएंगे मेंस हाँ, के लिए जब बिल्कुल कुछ नोट्स जरूर करवाएंगे. हर चीज नहीं लिखवाएंगे कभी भी, लेकिन कुछ नोट करवाएंगे. जैसे उसमें केस लॉज लिखवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज वो लिखवाएंगे. कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के, सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे. जैसे इसमें प्री के क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, उसमें मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे चर्चा हम लोग करेंगे. ठीक है. हमारी पूरी कोशिश है कि आपको प्री के लेवल पे प्री का नॉलेज दिया जाए, मेंस के लेवल पे प्री का नॉलेज नहीं, प्री के अप्रोच से नॉलेज दिया जाए. देन मेंस के लेवल पे फिर आपको फिटअप किया जाए. इंटरव्यू के लिए जो लोग जा रहे हैं वहां फिर से उनके साथ खड़ा हुआ जाए. तो हम आपके हर लेवल पे आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं. ठीक है. सर बिहार एपीओ के कोई क्विज सर करेंगे क्या? क्या है सर पूछ रहे हैं बिहार एपीओ के लिए कोई क्विज करेंगे क्या? बिहार एपीओ के लिए, एचजेएस के लिए, एमपीएडीपीओ के लिए, यूपी पीसीएसजे के लिए, जिसके लिए भी क्विज होगा, क्विज तो क्विज है. तो हम जब आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और एक एविडेंस, ये 4 का करेंगे तो उसमें बिहार एपीओ के लोग अलाउड होंगे. बस यही है. तो हम उसमें जो शुरुआत करने जा रहे हैं यूपी एचजेएस की, वो करेंगे सीआरपीसी से या आईपीसी से, यानी ऐसे टॉपिक से करेंगे जिसमें तीनों कवर हो, बिहार एपीओ और आपका यूपी एचजेएस प्लस एमपीएडीपीओ, ये तीनों कवर हो जाएंगे. ओके. मुझे लगता है सवाल जी सर. क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लगभग एक जैसे हैं, और अगर डिफरेंट नेचर के आते भी हैं तो हमको हर तरह के क्वेश्चन को से गुजर के ही जाना है. ठीक है. हाँ, आगे चलते हैं. ये हो गया क्वेश्चन? जी सर, हो गया. 26 agreement to give or take dowry under the Dowry Prohibition Act is void, is invalid, valid, voidable contract. सर 25 का हिंदी में नहीं दिखा है. दिखा देंगे, अभी इसको देख लीजिए. 26 को पहले देख लीजिए. ये बताइए, दहेज देने का करार, दहेज देने का करार क्या होता है? वाइड होता है. शून्य होता है. शून्य होता है. धारा कौन सी है रूपा? जी सर, सेक्शन 5 है. वेरी गुड.
अब हम चलते हैं इंग्लिश में, हिंदी। और आप लोग हमको ये जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि इस सिस्टम के अपडेशन से क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब आपके लिए है, हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए। हो गया रूपा? जी सर, जी सर। ओके, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो आपने बता ही दिया आप सबने, दहेज प्रसिद्ध नियम के अधीन दहेज देने वाले ने करा। ठीक है, अब चलते हैं इसको 27। दहेज प्रसिद्ध नियम के अधीन दहेज की संपत्ति पाने वाले को उसकी प्राप्ति अथवा विवाह की अथवा वधू के वयस्क होने की तिथि से कितने महीने के भीतर उसे अंतरित कर देनी होती है? विदिन हाउ मेनी मंथ्स the property obtained as dowry has to be returned to wife or her heirs from the date of marriage or from the date of taking of dowry or from the date of getting majority of wife. अब इसको अंग्रेजी में नहीं बताएंगे। 1 month, 2 months, 3 months, 4 months? 3 months। बताइए क्वेश्चन किस सेक्शन का है अतुल? सर 6 सर, धारा 6। अतुल क्वेश्चन किस सेक्शन का? हाँ सर, ओके, 6 का सर, 6 का। आगे चलें। दहेज प्रसिद्ध अधिनियम के अनुसार पत्नी से भिन्न कोई व्यक्ति जो दहेज संपत्ति प्राप्त करता है के बारे में सही विकल्प है, वह संपत्ति स्त्री को अंतरित कर देगा, उसकी मृत्यु होने पर उसके वारिसों को अंतरित कर देगा, अंतरण करने तक संपत्ति को उसके न्यासी के रूप में धारित करेगा। सभी सही, सभी सही है। किसने बोला? नाम बताओ। सर निधि। ओके, मैडम का सुझाव है कि जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आप सबके बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों की वीडियो ऑन रहती है, तो आप सब में से भी कम से कम सबकी नहीं तो कुछ लोगों की ऑन करा के रखी जाए। कुछ एक दिन कुछ लोगों की, अगले दिन कुछ लोगों की, अगले दिन कुछ लोगों की। ठीक है, चलिए, उससे डिस्टर्ब भी हो सकता है। आगे चलें। जी सर। जिसके विवाह के लिए, उस स्त्री की जिसके विवाह के लिए दहेज लिया गया, विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारण से अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाने पर दहेज वापस किया जाएगा उसकी संतान को, उसके माता पिता को, यदि संतान है तो उनको, अन्यथा माता पिता को, राज्य को। सर सी है। सर सी है। सी है ना? जी सर। अब यही जब मेंस के लिए पढ़ाएंगे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस है 2019 का, वो लिखवाएंगे वहां पर। प्री में नहीं पूछेगा, वो भी एमपीएडीपीओ में तो कभी नहीं पूछेगा। कुछ नहीं है, बस जो क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट के हस्बैंड को नहीं मिलेगा, वो भी खास करके 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से या अन्यथा, यहाँ अ होना चाहिए ना, अप्राकृतिक होना चाहिए, अप्राकृतिक कारणों से नहीं, यहाँ या हट जाना चाहिए। अगर या हट जाए प्राकृतिक कारणों से अन्यथा उसकी मृत्यु होने पर, है ना? देख लीजिए यार, बैठ दो, ये बेर के कौन से सेक्शन से है? सर 6 से ही होना चाहिए। हाँ, तो 6 से है तो उसमें लिखा होगा कि प्राकृतिक कारणों से अन्यथा, यहाँ या जो लिख गया वो गड़बड़ है। तो प्राकृतिक कारणों से, अदर देन नेचुरल रीजन, सर लिखा है कि प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। कारणों से अन्यथा, यहाँ या हट जाना चाहिए। जी, ये प्रूफ रीडिंग की गलती है, ठीक है? जी सर। तो इससे क्या होता है, जब यानी अप्राकृतिक कारण से, अप्राकृतिक कारण से 7 वर्ष के भीतर अगर उसकी मृत्यु हुई है तो हस्बैंड और उसके रिलेटिव तो लायबल मान लिए जाएंगे या माने जा सकते हैं। प्रॉपर्टी उसके एयर्स में हस्बैंड को जाएगी? नो, बिकॉज एयर्स
husband of a lady is one of the heirs, है ना? किसी महिला का पति उसके उत्तराधिकारियों में से एक है। ऐसे किसी व्यक्ति की, किसी पुरुष की पत्नी उसके उत्तराधिकारियों में से एक होती है ना? धारा 6 में कहा गया कि अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसके वारिसों को, लेकिन अगर उसकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से और विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है तो पति और उसके नातेदार तो जेल जाएंगे, उनको संपत्ति नहीं मिलेगी। फिर संपत्ति उसकी संतान को, और नहीं है तो माता पिता, यानी वारिसों में केवल उससे अपने जो पैदा हुए उनको, या जिनसे वो पैदा हुई उनको जाएगी, जिससे विवाह हुआ उसको नहीं जाएगी। ओके, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, इसको याद रखेंगे तो ये प्रोविजन याद रहेगा। किसी को इंग्लिश में चाहिए तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। जितेंद्र जी सर। ये तो आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए ना? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। कोई न्यायालय दहेज अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान कर सकेगा पुलिस रिपोर्ट पर, अपने निजी ज्ञान पर, पीड़ित या उसके माता पिता, नातेदार या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किए गए परिवार पर, विकल्पों में दिए गए किसी भी आधार पर। सर डी। कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 7। गुड। अभी तो अब अपने क्वेश्चंस के आंसर आप मिला लीजिए 21 to 30। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी विद्यार्थी ने कोई गलत आंसर किया होगा अपने कॉपी में, फिर भी किया होगा तो बताइएगा, निसंकोच बताइएगा। 7 का सी, 28 का बी, 21 का सी, 30 का। सबने मिला लिया? यस सर। सर मेरी थोड़ी व्यस्तता थी, इस वजह से मैं थोड़ा पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा उसके चक्कर में पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में मेंस में है, बहुत परेशान मत होइए। सर 21 नंबर क्वेश्चन जरा एक बारी दिखा दीजिए। कौन सा? सर 21 नंबर का। अच्छा, और सब सही है? हाँ सर, वो एक चेक करना है, सही वो भी है बट एक बार चेक करना है सर। अच्छा ठीक है। धारा 3 में जो दंड है वो है, ये क्या है? नहीं, दहेज के अनुसार वधु या उसके नातेदारों द्वारा दी गई भेंट दहेज नहीं मानी जाती है, जबकि हाँ सर सही है। क्या आपने क्या किया? नहीं सर, यही किया था बट लिखा नहीं था ना, तो इसलिए लगा। मनीषा में बहुत बदलाव हुआ है, जबकि आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें? जी सर। ओके, अगले से शुरू करें। बताइए। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए सक्षम विचारण न्यायालय है, कौन सा है? मैंने कल खुद विजय समझाया था। रूपा बताइए। सर डी। डी सर। सर डी। ओके, डी। महानगर या प्रथम वर्ग। अच्छा, सपोज करिए कि ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है, ये नहीं है, और यहां पे है द्वितीय वर्ग, यहां सेकेंड क्लास ले दिया गया है। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा? सर सी होगा, फिर सी होगा। सी सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि महानगर मजिस्ट्रेट भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और वैसे भी दोनों हैं, तो दोनों में से कोई एक भी अगर मिल जाए तो अदर के कंपेयर में वो सही ऑप्शन होगा, लेकिन जहां दोनों हैं और एक है तो दोनों वाला सबसे सही होगा। ओके,
आगे ये बनना चाहिए, अधिनियम के अधीन अपराध के संज्ञान की परिसीमा अवधि है, लिमिटेशन पीरियड है, limitation period for taking offense under taking cognizance of any of offenses under this act 7 years as provided in chapter 36 of CRPC, 10 years, no limitation. सर नो लिमिटेशन। जितेंद्र श्रीवास्तव बताइए। नो लिमिटेशन सर। सुनाई बोल रहे हैं जी सर। सुनाई बोल रहे हैं, कल क्लास देखे नहीं है कल की? नहीं सर, अब क्लासेस की एक भी नहीं कर पाए सर अनफॉर्चुनेटली। नहीं कर लीजिए ना, मेंस में काम आ जाएगा। देख हाँ चलिए, जब अभी तो खैर ये क्लास हम आपको दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा आज सही हो जाएगा, जब सिस्टम पे हमारा हाथ सही हो जाएगा देन हम इसको रिकॉर्ड करके फिर से डालेंगे पीवीपी ला हब पे। वो मोबाइल ऐप ऐसा है तो थोड़ा फास्ट चल रहा है। फास्ट का मतलब कि एक तो आपका इंटरनेट कम लेता है, दूसरा आप चाहें तो उसको स्पीड उसकी बढ़ा के जल्दी से देख सकते हैं। तो आप जैसे विद्यार्थी जो बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं वो अगर वो 1.5 करके भी देखेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा और जल्दी देख लेंगे। हाँ 33 किसी को इंग्लिश में चाहे तो बता देगा, वैसे हम बोल दे रहे हैं के अधीन दहेज का लेना और देना दोनों अपराध इस कथन के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही स्थिति है। ठीक है, गिविंग एंड टेकिंग बोथ आर ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। In context of this statement, the right position is as per the provisions of the act. Okay? दहेज लेने का आरोप लगाने वाले को दहेज लेने का आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने दहेज लिया। दहेज लेने का आरोप लगाने वाले को दहेज देने का दोषी माना जाएगा। दहेज देने का आरोप लगाने वाले को दहेज लेने का दोषी माना जाएगा। व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के आधार पर उसे अधिनियम के अधीन विदित नहीं किया जाएगा। आरोप लगाने वाले को भी न्यायालय अभियोजित किए जाने का आदेश दे सकता है। फिर सी होगा। अच्छा ये बताइए क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम है? सर सही है। एमपीएडीपीओ के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं और वैसे भी माइनर एक्ट जहां भी आते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, खासकर वो माइनर एक्ट जो इसके पहले कहीं प्री में नहीं होते हैं या बहुत ही कहीं होते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में किसी को देखना है बता सकता है, अदरवाइज ये सही हम मान लेते हैं कि आपने समझ लिया। नहीं तो देखना हो बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 34। हाँ 33 टेकिंग एंड गिविंग ऑफ डाउरी बोथ एन ऑफेंस अंडर डाउरी बोथ एन ऑफेंस अंडर। अभी ये गूगल से ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश वर्जन, थोड़ा कहीं गलत दिक्कत बता दीजिएगा। ऑफ डाउरी इज नहीं होना चाहिए, बोथ एन ऑफेंस, both offenses होना चाहिए। Under the Dowry Prohibition Act 1961, in terms of this statement, the correct position according to the provisions of the Act is those accused of taking dowry will be held guilty of giving dowry. Those accused of giving dowry will be held guilty of taking dowry. Based on the statement made by the aggrieved person, he will not be prosecuted under this Act. The accused can also order the court. Wow. To be prosecuted. The court may also order that the accused be prosecuted. ये होना चाहिए, उल्टा ट्रांसलेशन किया है। ठीक है जी सर। बिहार जे प्री में ऐसे ही तो आता है, हिंदी में लिखा होगा, अंग्रेजी में पेपर बनता है। सही है सर, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ उल्टी प्रैक्टिस है यहाँ हिंदी में लिखा गया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट। चलिए देखिए, the nature of the offences under the Dowry Prohibition Act is cognizable, non-violable, non-volatile। ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब inedible हो। अभी हम इसीलिए इसको नहीं लाना चाह रहे थे, इसका वहां ले आना पड़ेगा। cognizable, non-bailable होगा ये, bailable and compoundable यहाँ होगा।
ठीक है, रुकिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं तभी समझ आएगा, अंग्रेजी 41 to 30 चल रहा है ना। ठीक, संज्ञेय अजमानती अशमनीय, संज्ञेय जमानती एवं शमनीय, संज्ञेय अजमानती किंतु शमनीय, असंज्ञेय जमानती एवं शमनीय। बताइए कौन सा सही? ए होगा सर। ए संज्ञेय अजमानती एवं अशमनीय। कौन सी धारा है? सर 8 है। एट है सर। अच्छा, हम तो कुछ ही लोगों की आवाज हम सुन पा रहे हैं और लोग बता भी नहीं रहे हैं कुछ। संतोष साहू देना है कि नहीं आपको? यस सर, सुन रहे हैं, लिख अच्छा, भी रहे हैं। एमपीएडीपीओ तो देना ही देना है। हाँ यस सर। ये ला नाम से कौन है भाई? किसने अपना नाम लॉ रखा है? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? जिसका नाम लॉ दिख आपकी रहा आवाज आ रही है। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिसने अपना नाम लॉ रखा है वो बताएं मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। एक बात जान लीजिए कि अगर आपका प्रॉपर नाम यहाँ नहीं रिफ्लेक्ट होगा, हाँ बच्चों का नाम अलाउड है क्योंकि बच्चे आजकल तमाम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो बच्चों के नाम से हो जाता है फिट, लेकिन वो भी 1-2 दिन कभी हो गया। अदरवाइज कोई नाम अगर आप रखते हैं तो हम आपको क्लास से बाहर कर सकते हैं। पहले दिन इसलिए नहीं क्योंकि शायद हमारी आवाज में जा रही हो ये सोचकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अधीन अपराध संज्ञेय केवल, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा, कल हमने खूब डिस्कस किए थे। केवल अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, अन्वेषण एवं गिरफ्तारी के प्रयोजनों के लिए, केवल गिरफ्तारी के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं। अंडर द एक्ट offenses are cognizable only for the investigation purposes, for the purpose of investigation arrest both, only for the purpose of arrest none of them। बताइए सर ए होगा, केवल अन्वेषण के प्रयोजन। ओके, किसने बोला? बी। सर मैं, कल्पना ने बोला। कौन कह रहा है? बी सर निधि कल आप क्लास में नहीं थी। अगर आपने बी कहा तो कल आप नहीं थी। कल हमने खूब चिल्ला के समझाया था कि ये देखिए नॉर्मली कॉग्निजेबल का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट दोनों बिना ऑर्डर या वारंट के कर सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि लेकिन ये इसको लागू नहीं होगा, बिना वारंट या आदेश की किसी गिरफ्तारी करने पर लागू नहीं होगा, लिखा हुआ है। ओके सर। एक क्वेश्चन गलत। जी सर। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सबूत के भार से संबंधित सही नियम है। द करेक्ट रूल रिलेटेड टू बर्डन ऑफ प्रूफ इज, सभी अपराधों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है, सभी अपराधों में सबूत का भार बचाव पक्ष यानी डिफेंस पर होता है। दहेज लेने, उसके दुष्प्रेरण करने एवं दहेज मांगने के अपराधों की दशा में सबूत का भार अभियुक्त पर होता है। दहेज के लिए विज्ञापन के सबूत का भार बचाव पक्ष पर होता है। बताइए कैसे? मैं ये भी बताया। रूपा बताइए कौन कौन लोग जो बिहार एडीपीओ के एडमिशन नहीं बताए? अतुल मिश्रा, लव त्रिपाठी। जी सर। हाँ जी सर लिए हैं। हाँ, अल्लाह भी लिए हैं शायद वही के लिए, बिहार के लिए, अरे एमपी एडीपीओ के लिए। जी सर इसका ऑप्शन सी होगा सर, सी होगा। वेरी गुड। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 8 सर 8A में। 8A में दो धाराएं जोड़ी गई जी सर। ए और बी, तो 8A में लिखा। जी सर। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। बाहरी यूरोप वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हम केवल पश्चिम को गाली देने में लगे रहे और तुम पूर्व वालों को बहुत कुछ देते जा रहे हो। हाँ, आपको चाहिए तो कार्बाइन भी देंगे, AK-47 भी वही बनाए, AK-56 भी वही बनाए हैं, ठीक है। और उतना ही नहीं है, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा भी वही बनाते गए।
हम लोग तो वहां खड़े होकर बस तू मैं कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पूरे यूरोप को एक यूनियन बना ले रहा है। डाउरी प्रेफरेंस एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है बताइए? बी सर। लिमिटेशन। बी। सेक्शन 9 में क्या है? जी सर। सर नियम बनाने की शक्ति है सर। किसकी? नियम बनाने की शक्ति है सर केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की सर। तो ये परिसीमा कहाँ है वैसे? परिसीमा को मना किया है चैप्टर 36 सीआरपीसी लागू नहीं होगी, ये कहा गया। कहाँ कहा गया इसे? 7 में सर। 7 में। ओके। 7 में। आपको एडीपीओ बनना, मुझे तो बनना नहीं, मुझे नहीं पसंद। शिक्षक बन जाने का कितना लाभ है, नहीं आपको पता भी ना हो तभी पढ़ा सकते हैं। जी सर 7 में। हाँ, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1967। विपिन राय है कि नहीं है क्लास में आज? विपिन नहीं है आज। विशाल आप कोई आंसर नहीं कर रहे हैं? अभी सब मुझे कल की उनकी बात के लिए सुझाव आया, पढ़ने का मन ना हो तो शिक्षक बन जाओ, पढ़ाने का मन हो जाएगा। हाँ चलिए बताइए। डाउरी प्रोफेशन ऑफिसर का कौन सा एक फंक्शन नहीं है, वर्क नहीं है, उसका ड्यूटी नहीं है यह देखना किस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है। दहेज देने या दहेज देने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना, अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना, भेंट के रूप में दी गई वस्तुओं की सूची बनाना। डी होगा सर। डी। सूची बनाने का काम किसका है? पार्टीज का है ना? जी सर पार्टीज। जी सर। आगे देखिए। ऐसा संशोधन किया गया है, इधर होगा मंगलम पुंडरी काक्ष मंगला है ना, इधर पन्ना निकाल के जितने इसमें लॉ ग्रेजुएट हैं, जब इसमें सब लोग हैं, मतलब यहाँ जो सुन रहे हैं वो कहेंगे वो डायरी ले आओ, क्या दे रहे हैं, क्या आपका नाम मधु के कौन से रिलेशन में है, साइन कर दीजिए। पंडित जी रुकिए सही। सुबह तक तो भूल जाएगा बेचारा। क्या सही लिस्ट हाथों हाथ बनानी पड़ती कि कुछ टाइम पीरियड है 1 ईयर विदिन? अब यहाँ तो कुछ नहीं है, रूल में भी कुछ नहीं मिला। जी सर। और वहां लिखा है कि तुरंत बस यथासंभव शीघ्र लिखा है, रूल में देखेंगे तो यथासंभव शीघ्र लिखा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अधिनियम के प्रोविजंस को लोग जानते भी नहीं, हो सकता है कोई आपसे पन्ना फाड़ के फेंक दे, छीन के पन्ना फाड़ के फेंक दे, अरे क्या लिखे जा रहे हैं, यहाँ भी लिखेंगे पढ़ेंगे। जी सर। समझ में ना आए इसको क्या आप लिख क्या रहे हैं, हंसी मजाक, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कर क्या रहे हैं। और 90% लोग तो कहेंगे ज्यादा पढ़ लिया है, दिमाग से क्रैक है। न जाने क्या लिख पढ़ रहा है। इसकी पॉसिबिलिटीज इसे कुछ लोग तो सुनाने लगेंगे किसी ने कहा गया कि ज्यादा न पढ़ो। जी सही कह रहे सर। ठीक है, आप कभी नहीं भूलेगा कि लिस्ट बनाने का काम पार्टीज का है। अच्छा जरा देखिए, अगर वो अनपढ़ होंगे तब भी उन्हीं को बनाना है। ठीक है, आगे अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार सलाहकार बोर्ड के संबंध में सही है। एडवाइजरी बोर्ड के बारे में क्या करेक्ट है? इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका कार्य दहेज प्रतिशत अधिकारी को सलाह और सहायता देना है। इसमें अधिकतम 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से न्यूनतम 2 महिलाएं होती हैं। सभी सही है सर, सभी सही है। ओके ठीक, आप सबने बहुत अच्छे से कर लिया। हम अगला ओपन करते हैं। देखिए कल की तुलना में कुछ एक्सपर्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? जी सर।
तो जैसे मैं जल्दी जल्दी सीख रहा हूं वैसे आप लोग भी खूब जल्दी जल्दी इस विषय को सीखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। हेलो सर, 37 का एक बार आंसर बता दीजिए। 37 का हम चेक नहीं कर पाए। अच्छा, 37 का? जी सर, बाकी सब सही है सर। 31 to 40 आंसर 37 का बी सर सही है। ओके, बी है जी। ओके, क्या नाम है आपका? सर स्नेहा। स्नेहा। ओके स्नेहा। स्नेहा फ्रॉम मुंबई, हैदराबाद है आप? बैंगलोर। मुंबई में सर पहले रहते थे, ट्रांसफर हो गया। अच्छा, हाँ मैं भूल जा रहा हूँ। हाँ, इसमें बताइए व्हाट इज करेक्ट अबाउट पावर ऑफ रूल्स मेकिंग अंडर दिस एक्ट। जरा देखिए, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नियम बना सकती है। दहेज प्रतिशत अधिकारियों के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है। भेंट सूची का प्रारूप विषयक नियम केंद्र सरकार बना सकती है। सही विकल्प सही है। ये क्वेश्चन मैं इस तरह से फ्रेम किया हूं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको आसानी से तो कर मिल जाएगा, यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कमीशन साहब थोड़ा सा कठिन बनाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन से याद हो जाएगा, आपको पता है कि यही सही है। अगर हम ऐसे कर दें, इसको हटा दें और इसको हटा दें, अब क्या बन गया? नोट्स बन गया, हो गया ना, मतलब एक नंबर कट गया, यहाँ पॉइंट हो गया। दहेज प्रतिशत नियम अनुशासन के दिन नियम बनाने की शक्ति के विषय में यह है, शक्ति है, ठीक है, हो गया नोट्स। तो कुछ इस तरह का भी बनाया गया ताकि आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के भी बहुत कुछ तैयार हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और तैयार भी हो जाए। हो सकता है कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा टफ क्वेश्चन देंगे। हाँ, ओके, आगे देखिए। सेक्शन 9 में दी गई पावर्स का प्रयोग करके केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम का नाम है, क्या नाम है बताइए? इससे जो रूल्स जुड़े हुए उसका नाम क्या है? दहेज प्रतिशत नियम 1985, ठीक है, बस हमने ईयर का केवल बदलाव किया है, 85, 84, 85, 84। सर बी है, दहेज प्रतिशत वर वधु भेंट सूची। ओके, 1985। जी सर। अब ये देख लीजिए, यहाँ नाम आ ही गया और नीचे से दिख रहा। अभी तो ऐसे हो रहा है ना, अगला जो क्विज सेशन होगा उसमें ऐसे नहीं होगा, उसमें क्वेश्चंस को उलट पुलट दिया जाएगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, ये कब से लागू हुआ है? सर 2 अक्टूबर 1985। तो 2 अक्टूबर 1985, यानी डी ऑप्शन से। ओके, ठीक है, जरा ये देखिए, भेंट दी गई वस्तुओं की सूची रखेगा भेंट देने वाला व्यक्ति, भेंट पाने वाला व्यक्ति, परिवारों की मुखिया, दहेज प्रतिशत अधिकारी। सर डी नहीं, बताइए क्या बोला? सर मैंने डी बोला पर गलत है। तो गलत क्यों बोल रहे हैं? सही बोलिए। सर बी होगा सर। बी फॉर बॉम्बे। जी यस, दहेज पाने वाला, जो पा रहा उसके पास सूची रहेगी ना। नहीं, ए होगा सर, ए होगा, भेंट देने वाला व्यक्ति। देने वाला रखेगा सूची बना के। तो आपने आपके सहेली के यहाँ विवाह हो रहा है, आप गई कुछ गिफ्ट दे आई, आप एक लिस्ट बना के अपने घर में रख लेंगे, वो अपने घर में अब दहेज का मुकदमा चला, सबको बुलाओ। अला संसद में नहीं है। पाने वाला सर। ओके सर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचिए ना, अगर देने वाला रखेगा तो कितने लोग देने वाले हैं? जी सर। बड़की बुआ का छोटका लड़का और छोटकी बुआ की बड़की बेटी, वो सब आके दहेज दे रही है,
कहां कहां से बुलाएंगे और कहेंगे अरे अब क्या बताएं, हम तो बना के ले गए थे, कहीं रखे कहीं भूल गया, खो गया, मिल ही नहीं रहा। जो कभी पाहुन थे वो जेल में। ऐसी गलती सही, अब नहीं भूलेगा सर। सही, ठीक है। ये देखिए भेंट का संक्षिप्त विवरण होगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, भेंट सूची में प्रेजेंट लिस्ट में क्या होगा। भेंट का संक्षिप्त विवरण, भेंट देने वाले का नाम, देने वाले की नातेदारी, यानी वर या सर सभी होगा, सभी होगा। ठीक। 46 सही कथन है, यह लिखित में होगी, विवाह के समय या संभव से तैयार की जाएगी, वर वधु दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगी, सभी सही है। सभी सही है सर। सभी है सर। ठीक है। वैसे तो आपको इलिटरेट शायद ही हो, लेकिन अगर कोई इलिटरेट हो तो कह देना कि सुनो, जो आज मेरे यार की शादी जो बजवा रहे हो ना, उसको पहले बंद करो, एक लिखने वाला साथ में ले जाओ, लिखित में होना चाहिए। लिस्ट है, लिस्ट का मतलब ये रिटन फॉर्म, और वर वधु दोनों द्वारा हस्ताक्षरित, और हस्ताक्षर करने में अक्षम है तो आगे अगला क्वेश्चन, अनपढ़ होने पर अगर वर या वधु कोई अनपढ़ है तो क्या होगा, क्या सही नहीं है, ये देखना है। ये देखना, ये हमेशा ध्यान दिया करिए, क्या सही नहीं है। गौरी बताओ। सूची पढ़कर सुनाई जाएगी, सुनाने वाले द्वारा हस्ताक्षरित, सुनाने वाले द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, उस पक्षकार द्वारा। सर डी फॉर डॉग सर, उस पक्षकार की ओर से किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ये गलत है। यस सर। ओके, यानी यही सही उत्तर है, सही नहीं है यही, है ना। यस सर, यस सर। बताइए किस अधिनियम के साथ लागू हुआ है, ये नियम जो बना 1985 का किस अधिनियम के साथ लागू हुआ? दहेज प्रतिशत संशोधन 1983, 84, 85, 86, 1983, 84, 85 और 6। सर 84। सर 85। सर बी फॉर बॉल। सर 83 है, 84 सर। पहली बात तो ये है कि ये कोई अमेंडमेंट है 85 का? नहीं, 85 में कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, और ये अगर ये आपका सही नहीं तो आपका अमेंडमेंट के बारे में आप जान भी नहीं रहे, ये गलत हो रहा है। ठीक, दूसरी बात, ये लागू हो रहा है 2 अक्टूबर 1985, तो इस एक्ट के पारित होने से पहले ही लागू हुआ, यानी इसके साथ तो लागू नहीं हुआ। और इसके बाद ये लागू हो चुका है 84, ये पहले, इसके पहले है, तो अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो इसके साथ आएगा। ठीक है, 1984 ऐसा हमको लग रहा है, आप देख लीजिए कब कब लागू है, ये आपको बता दें, ये 19 नवंबर को लागू हुई है। उन्नीस नवंबर को लागू है, ये जो लास्ट वाला है ना, और ये लागू हुआ है 2 अक्टूबर से। इसको आप याद कर लीजिएगा, 20 मई 1963 नहीं, 20 मई को तो पारित हुआ था। ये कब से लागू, याद कर लीजिएगा, हमको नहीं याद। नेक्स्ट आगे बढ़े। 15। क्या
15 मार्च को, हाँ 15 मार्च को हमने इसके कहा, इस चीज के बारे में कहा था कि ये वर्ल्ड वुमेन्स डे पे होगा, लेकिन 7 मार्च को है तो 7 दिन बाद, 8 मार्च को होता है 7 दिन बाद। ठीक है, आगे चलें। जी सर। कौन हस्ताक्षर नहीं करेगा? जो सूची बनेगी उस पर कौन हस्ताक्षर नहीं करेगा? डाउरी प्रोटेक्शन ऑफिसर, ब्राइड और ब्राइडग्रूम, पढ़कर सुनाने वाला व्यक्ति, नातेदार। कौन साइन नहीं करेगा? डी होगा सर, नातेदार। डी तो होगा। फिर ए होगा, दहेज के अधिकारी क्यों करेगा? बड़े जुगाड़ू आदमी हैं ये, सोच रहे हैं कि डाउरी प्रोटेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे फिर साइन करने हमको बुलाया ही जाएगा। नहीं बुलाया जाएगा, साइन करने की जरूरत आपको। वर वधु को करना कंपलसरी है, ठीक है, समझिएगा। वर वधु के लिए करना कंपलसरी है, और अगर पढ़कर सुनाने की बात है तो उसको भी करना पड़ेगा, और वर या वधु चाहे तो जो नातेदार गिफ्ट दे रहा है उससे भी साइन करवा सकते हैं, ये लिखा हुआ। याद हो गया बिल्कुल? यानी घर का मामला घर के भीतर डाउरी प्रोटेक्शन ऑफिसर तो तब ना आएगा जब दहेज का लेन देन होगा। साहब ये तो लिस्ट बनी हुई है, सूची है, प्रेजेंट गिफ्ट है। ओके, ये बताइए, ये जो रूल है वो किस सेक्शन के साथ कनेक्टेड है? किस सेक्शन के साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए? तीन दो। ओके, वेरी गुड। ये 3-2 कब जोड़ा गई? 84 में जोड़ी गई होगी ना, जब रूल जोड़ा गया तभी जोड़ी। जी सर, जी सर, 84। ठीक है, अब हम रिकॉर्डिंग बंद करें तो कुछ पर्सनल बात करें आपसे।